हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमारा इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 9। आज के दिन हम लोग बात करेंगे ईथर्स के बारे में। ईथर्स की प्रिपरेशन और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज आज ही की एक लेक्चर में कवर हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यह बात करते हैं कि जो ईथर होते हैं उनका इंट्रोडक्शन क्या है। हालांकि ईथर के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज है ऑलरेडी, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ईथर किस तरह के कंपाउंड्स को बोलेंगे हम। तो ईथर में ऑक्सीजन जो एटम है वो एक साइड पर एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा। एल्किल ग्रुप को हम आर से सिंबल दे सकते हैं और दूसरी साइड पर भी एल्किल ग्रुप से ही जुड़ा होगा। तो ईथर की पहचान होती है कि ऑक्सीजन दोनों साइड पर एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम कैसे हो सकते हैं, जैसे यहां पर देखो, अगर ऑक्सीजन से दोनों साइड पर हम मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो यहां पर ये दोनों तरफ हमने सेम एल्किल ग्रुप जोड़ा है। इस ईथर को कॉमन नाम दिया जाएगा डाई मेथिल ईथर, क्योंकि यहां पर दो मेथिल लगे हुए हैं और ईथर फंक्शनल ग्रुप है O। ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर भी माना जाएगा। सिमेट्रिकल ईथर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम ऑक्सीजन से बीच से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। और अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज मिलेंगे तो आप इसे सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हो। तो याद रखना, इस ईथर का नाम है डाई मेथिल ईथर और ये एक टाइप का सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर की पहचान होगी ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। आई एम pretty much sure ये वाली बात आपको समझ में आई है। पर हर बार सेम एल्किल ग्रुप ही आकर जुड़े ऐसा जरूरी नहीं है। ईथर में ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के एक तरफ अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहां पर ऑक्सीजन के एक तरफ हमने एथिल ग्रुप जोड़ा है और दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप जोड़ा है। तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग आ गए। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग आ गए तो इसे आप कॉमन नाम कैसे दोगे। इसे कॉमन नाम कुछ इस तरह से दिया जाएगा मेरे बच्चे। यहां पर एथिल और मेथिल है तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिख दोगे। आप इसे बोल दोगे एथिल मेथिल ईथर। ये ईथर्स का कॉमन नाम है। अगर आईयूपीएसी नेम देना है तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ईथर हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप नाम नहीं होता। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट नाम कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ग्रुप आते हैं आर के आगे अगर ओ लगा है तो इनका सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है एल्कोक्सी। जैसे अगर CH3 के आगे ओ लगा है तो इसे बोल दोगे आप मेथॉक्सी। सिमिलरली अगर C2H5 के आगे ओ लगा है तो इसे आप बोल दोगे एथॉक्सी। एंड ऐसे ही प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी एंड सब आते रहेंगे। पर अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये ऑक्सीजन अगर लेफ्ट से देखोगे तो मेथिल के आगे लगा है जिसकी वजह से इसका नाम मेथॉक्सी हो सकता है। और अगर एथिल के पहले देखोगे तो इसका नाम एथॉक्सी हो सकता है। यहां पर अगर देखोगे तो इस तरह का ग्रुप है C2H5O तो इसका नाम आ सकता है एथॉक्सी। और अगर आप यहां से इसको देखोगे तो इसका नाम आ सकता है मेथॉक्सी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसे क्या बोला जाए, इसे मेथॉक्सी बोले या फिर एथॉक्सी बोले। तो दरअसल में क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट होने वाला है तो सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि इस कंपाउंड में पैरेंट चेन ढूंढो। पैरेंट चेन ढूंढ ली तो उसके अलावा जो ग्रुप आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के हिसाब से डिसाइड करा जाएगा। पैरेंट चेन कैसे ढूंढी जाती है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है पैरेंट चेन ढूंढने का। अब यहां पर आपको पता है पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए। यहां पर 2 कार्बन है तो ये हमारी पैरेंट चेन हो गई। और अगर ये पैरेंट चेन है मेरे बच्चे तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है इस ग्रुप को हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम है मेथॉक्सी। तो मेथॉक्सी की हेल्प से आप इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम दोगे। नंबरिंग आप लेफ्ट से ही कर सकते हो। तो पहले कार्बन में मेथॉक्सी लगा है तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी। 2 कार्बन की पैरेंट चेन का रूट वर्ड एथ और एथिल में दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। तो ये बात याद रखना, जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ईथर को अगर कभी भी आईयूपीएसी नेम देना है तो एल्कोक्सी ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा एल्कोक्सी ग्रुप, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको पैरेंट चेन चूज करनी है। और पैरेंट चेन चूज करने के जो रूल आपने पढ़े हैं उनको फॉलो करना है। अब पैरेंट चेन के रूल अच्छी बात अगर नहीं आते मेरे बच्चे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो हम लोगों ने पूरा बहुत डिटेल में कवर करा है उसे जाकर कवर कर लेना। आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। क्लास 11 में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमने कवर करा है। हो सकता है मैं आई बटन पर यहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूं या डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वहीं से आप उसे कवर कर सकते हो। बट आगे बात कर लेते हैं। अगर ये चीजें आती है तो फटाफट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब
हमने यहां पर देखा ये जो ईथर हमने बनाया इसमें हमने O के अगल बगल दो अलग अलग एल्किल ग्रुप लिए हैं और अलग अलग एल्किल ग्रुप लेने की वजह से ये हमारा एसिमेट्रिकल ईथर बोला जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट आगे देखते हैं। अब सिमेट्रिकल ईथर का एक और एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मानो ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमने C6H5 फेनिल ग्रुप लगा दिया, तो यहां पर ये हमारा बन गया डाइफेनिल ईथर। ये भी सिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल में आएगा। और ऐसे ही अगर हमें एसिमेट्रिकल ईथर बनाना तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऑक्सीजन के एक साइड पर मेथिल लगा दिया और एक साइड पर फेनिल ग्रुप लगा दिया। ये जो C6H5 ग्रुप आप देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको याद रखना। ये कभी भी अगर आपके सामने लिख कर आ जाए तो आप समझ जाना ये दरअसल में बेंजीन रिंग है और उसमें कार्बन पे एक बॉन्ड खाली है। इस बॉन्ड को आपने ऑक्सीजन से जोड़ रखा है। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसा मान सकते हो, ये हमारे बच्चे फेनिल ग्रुप हुआ, इससे ऑक्सीजन जुड़ा और इससे मेथिल जुड़ा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम तो आप बोल सकते हो बड़े आराम से डाइफेनिल। इस ग्रुप को फेनिल बुलाया जाता है, बेंजिल नहीं बुलाया जाता। फेनिल इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ना बेंजीन का बहुत पुराना नाम ना फेनीन भी था। ठीक है, और फेनीन से ही इसका नाम दरअसल में फेनिल ग्रुप आया है। आना तो चाहिए बेंजिल, लेकिन बेंजिल नहीं आया, फेनिल आया, क्योंकि बेंजिल ग्रुप दरअसल में एक दूसरा ग्रुप होता है और बच्चे अक्सर बेंजिल ग्रुप और फेनिल ग्रुप को कंफ्यूज करते हैं। बेंजिल में बेंजीन के आगे CH2 वाले कार्बन पे एक बॉन्ड खाली होगा और जो फेनिल ग्रुप है उसमें बेंजीन के कार्बन पर ही एक बॉन्ड खाली होता है। यह याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका नाम अगर आपको देना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये फेनिल है, ये मेथिल है, अल्फाबेटिकली मेथिल पहले आ जाएगा, तो मेथिल फेनिल ईथर आप बोल सकते हो इसे। तो हमारे पास इस टाइप के ईथर होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। इनके कॉमन नाम देने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो जो एल्किल ग्रुप 2 बार लगाए उसके नाम के पहले आप डाई लगा दो, तो उसके बाद में ईथर लगा दो, तो ये आपका कॉमन नेम बनके तैयार हो जाएगा, जैसे डाई मेथिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। अगर अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो इन दोनों अलग अलग ग्रुप को एसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं। ये एसिमेट्रिकल ईथर को नाम देने के लिए आप बस इतना सा काम करो, जो अल्फाबेट में कॉमन नाम देने के लिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्किल ग्रुप पहले आ रहा है उसे पहले लिख दो और बाद वाले को बाद में लिख दो, एथिल मेथिल ईथर करके नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम ईथर को किस किस अलग अलग मेथड से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है ईथर का एल्कोहल की हेल्प से फॉर्मेशन। अब ईथर का एल्कोहल की हेल्प से जो फॉर्मेशन है यार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग रिएक्शन हमेशा कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करती हैं। जिन बच्चों ने हेलो एल्केन्स हेलोरीन अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता है कि यार SN1 SN2 और E1 E2 आपस में एक दूसरे के साथ जब कंपीट करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे यहां पर भी है, अल्कोहल जैसे जब हम ईथर बनाते हैं तो दो रिएक्शंस एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, एक ईथर बनाती है और एक एल्कीन बनाती है। और इसीलिए यहां पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या क्या होने वाला है उसके बारे में फटाफट हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अल्कोहल से जब ईथर बनता है तो क्या होता है, तो दरअसल में अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि अल्कोहल से वाटर निकल जाता है। अल्कोहल से वाटर निकलता है अगर आप उसकी किसी एसिड से रिएक्शन कराओ, खास तौर पे ऐसा एसिड जिसमें प्रोटॉन हो यानी H+ हो। अब वो H2SO4 भी हो सकता है और H3PO4 भी हो सकता है, पर यार ऐसा ही कुछ हमने जानी पहचानी बात दरअसल में अल्कोहल से एल्कीन बनाने के प्रोसेस में भी पड़ी थी। यहां पर दरअसल में जब कभी भी हम रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, ये दो प्रोडक्ट आ सकते हैं, एल्कीन भी आ सकता है और ईथर भी आ सकता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड करेंगे रिएक्शन की कंडीशन। कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक अल्कोहल है, अब अल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है H2SO4 से। H2SO4 से अगर तुमने एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर कराई, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन अगर अल्कोहल की कराई तुमने H2SO4 से, तो यहां पर मेरे बच्चे हमें प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन की हेल्प से मिलेगा एल्कीन। लेकिन सेम अल्कोहल की रिएक्शन सेम एसिड से कराई पर लो टेम्परेचर पे, यहां पे टेम्परेचर देखो 443 है, यहां पे टेम्परेचर देखो 413 केल्विन है, लगभग 30 केल्विन का फर्क है या 30 डिग्री सेल्सियस का भी फर्क है। यहां पर जब आप इस तरह से रिएक्शन कराओगे 30 डिग्री के डिफरेंस पर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो दरअसल में ईथर बन जाएगा। ये हमारा बन गया सिमेट्रिकल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो नोटिस करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेम है, अल्कोहल और एक प्रोटिक एसिड। फर्क है बस टेम्परेचर को लेके, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एल्कीन हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा,
टेम्परेचर कम होगा तो ईथर हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और ये दोनों ही रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हेल्प से बनी है। और इसलिए यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन है मेरे बच्चे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर H2SO4 से, वो डिसाइड करेगा रिएक्शन की कंडीशन। एल्कीन बनेगा या ईथर बनेगा, दोनों बन सकते हैं। हाई टेम्परेचर होंगे तो एल्कीन बनेगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो ईथर बनेगा। अच्छा, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर से ना कई बार बच्चे सोचते हैं हाई टेम्परेचर का मतलब है 1000 डिग्री टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर का मतलब समझते हैं -5 -10। ऐसा नहीं है, यहां पर रिलेटिव हाई और लो की बात हो रही है। यहां पर 413 लो है और 443 हाई है। 443 हाई टेम्परेचर है, 413 लो टेम्परेचर है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से ही डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बना देती हैं। अब यार इस रिएक्शन की मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जिन रिएक्शन की मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है वो रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यार इसकी मैकेनिज्म को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए। तो फटाफट ये मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो डायरेक्टली ये मैकेनिज्म उनसे सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये बात पता है कि मैकेनिज्म के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैकेनिज्म के ऊपर ही आते हैं। तो जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी की सारी गिवन मैकेनिज्म पकड़ के रखोगे, उतना आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो मैकेनिज्म अगर देखें तो काफी पढ़ी पढ़ी सी मैकेनिज्म है। सबसे पहले ईथर अगर हमें बनाना है, क्योंकि हम लोग देखो एल्कीन बनाने की मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ईथर बनाने की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ईथर के फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है इस मेथड में, ये दरअसल में न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन की हेल्प से होती है। अभी इतना फैंसी नाम किस चीज को बता रहा है? न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो बेसिकली में ईथर यहां पर जो बनने वाला है वो SN2 मैकेनिज्म की हेल्प से बनने वाला है। ये जो ईथर हम लोग पीछे बनाने वाले हैं, ये ईथर SN2 मैकेनिज्म की हेल्प से बनेगा अल्कोहल की जब रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे। कैसे बनेगा ये देख लेते हैं फटाफट। अब यार ये एनिमेशन तो थोड़ा चल के ही आएगा, ठीक है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है, यानी अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और H2SO4 जो आपने लिया है वो एक एसिड है, वो आसानी से H+ हमें प्रोवाइड करके दे सकता है। तो H2SO4 से जो H+ आएगा वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ना ये बात जरा अपने दिमाग में बैठा लो ढंग से कि यार यहां पर बोला गया है H+ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपको क्या ये बात समझ में आ रही है क्यों है? H+ में एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकाल दिया गया है, तभी H+ बना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के आसपास आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और केमिकल रिएक्शन में जब भी दो स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो हमेशा इनके बीच में बॉन्ड बनता है। अब इनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है, ये आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो ये एक एरो की हेल्प से शो करते हो। जब कभी भी इस तरह का एरो बनकर आता है तो ये आपको बताया जाता है कि कौन सी दो चीजें आपस में इंटरैक्ट करने वाली हैं, बॉन्ड बनाने वाली हैं। तो ऑक्सीजन इस H+ के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वैसे तो ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है जो ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन अपना लोन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन एक और बॉन्ड यहां पर बना सकता है और वही बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का। अब ये फॉर्मल चार्ज ये डिनोट करता है कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करा है। ये एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई है, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर बस पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिए हैं ताकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाए। अब यहां पर हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी, ये ग्रुप। अगर आप इस ग्रुप को देखो तो ये वाटर है और वाटर एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये बड़े आराम से मॉलिक्यूल से बाहर निकल सकता है क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये निकलेगा कैसे? इसे निकालने के लिए भी हमें दरअसल में रिएक्शन आगे कंटिन्यू करानी पड़ेगी। निकलेगा कैसे उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं पहले ही मैं यहां पर। दरअसल में अल्कोहल का ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ऑक्सीजन अगर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ बुला लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके एवज में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास ये जो स्पीशी बनी इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन दरअसल में इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखेगा, और जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं उस कंटेनर में मान लो हमारे पास ये जो अल्कोहल हमने लिया था इसके करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल थे। इन करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल में से किसी ने H+ के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सोनियम आयन बना लिया है, बट अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों अल्कोहल के मॉलिक्यूल बचे हुए हैं जिन्होंने अभी H+ के साथ रिएक्शन नहीं करी है। लेकिन उन अल्कोहल्स में भी ऑक्सीजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, और ये जो ऑक्सोनियम आयन यहां बनते चले जा रहे हैं, मान लो ये हमारा ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऑक्सोनियम में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऑक्सोनियम में कन्वर्ट हो गया H+ के साथ रिएक्शन करके, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे अल्कोहल है जो बचे हुए हैं। तो ये अल्कोहल ऑक्सोनियम के कार्बन के प्लस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और यही रिएक्शन अब आगे होगी। ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल ये वो वाले अल्कोहल है जिन्होंने अभी H+ के साथ रिएक्शन नहीं करी। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल कौन रहा हो कि यार जब ऑलरेडी यहां पर H2SO4 से हमने H+ डाला हुआ है तो अल्कोहल H+ से रिएक्शन कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये जो हम लोगों ने H2SO4 लिया था ना वो दरअसल में बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करा जाता है उनको, और कम अमाउंट में लोगे तो H+ भी बहुत कम आएगा। H+ अगर कम आएगा तो बहुत सारा H+ यहां पर रिएक्शन नहीं करने के लिए अवेलेबल है, तो बहुत सारे अल्कोहल ऐसे होंगे जो अनरिएक्टेड अभी पड़े होंगे H+ के साथ, और वही अल्कोहल जो बच गए हैं वो अब रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। किस तरह से प्रोसीड करेंगे? अब ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा इस ऑक्सोनियम आयन के साथ। ऑक्सोनियम आयन में इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस, और अल्कोहल के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में अट्रैक्शन का मतलब होता है यहां पर बनने वाला इनके बीच में बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बनता हुआ हम कैसे शो करेंगे? तो एक एरो बनाएंगे, ऑक्सीजन क्योंकि इस कार्बन पर अटैक करने वाला है तो एरो ऑक्सीजन से जाएगा और कार्बन की तरफ। हमेशा एरो का हेड उस एटम की तरफ रखा जाता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और एरो की टेल उस एटम की तरफ रखी जाती है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन ले रहा है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे जब अटैक करेगा तो इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड बनेगा। और केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, अगर एक एटम नया बॉन्ड बना रहा है तो उसे एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब या तो वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़े, या इस हाइड्रोजन के साथ, या इस ऑक्सीजन के साथ। बॉन्ड का टूटना इस बात से डिसाइड होगा कि यहां पर सबसे कौन सा कमजोर बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कमजोर है, ये वाला बॉन्ड कमजोर है, या ये कैसे पता चलेगा? वो बॉन्ड कमजोर होगा जिससे जुड़ी चीज ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन अगर बाहर निकल के गया तो H- के फॉर्म में निकलेगा, जो H+ के फॉर्म में निकलेगा, जो ज्यादा स्टेबल नहीं है। CC का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ये भी आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन वाटर अगर निकल गया तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बड़े आराम से निकल सकता है। तो यहां पर यही होगा मेरे बच्चे कि यहां पर ये जो पूरा वाटर है ये निकल जाएगा। तो ये अपना बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और वाटर के फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेगा? 3, 1, 2, इस कार्बन के साथ 3। तो यहां पर भी एथिल ग्रुप और ये भी एथिल ग्रुप, 2 एथिल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए। ऑक्सीजन के पास एक ऑलरेडी हाइड्रोजन था, ये भी अभी भी ऑक्सोनियम आयन हमारे पास बना हुआ है। लास्ट स्टेप में बस ये ऑक्सोनियम आयन अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कर्व ज्यादा हो गया है, ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा कर्व, और आपको ईथर मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है, ये यहां पर जो अटैक हुआ है, ये दरअसल में SN2 रिएक्शन का अटैक है, ठीक है। ये हमारा एक बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप था, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और ऑक्सोनियम आयन वो रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है जिसके ऊपर ये अटैक करेगा, और H+ फिर से निकल जाएगा। अब ये जो H+ निकला है, देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन में रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, लेकिन वो रिएक्शन में अनचेंज रहता है। तो H+ यहां पर हमने यूज करा था पहले स्टेप में, तीसरे स्टेप में वापस आ गया। तो ये अब किसी और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल रहेगा, और रिएक्शन कम H+ होने के बावजूद भी लगातार चलती चली जाएगी। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें से ये सेकंड वाला स्टेप आपका SN2 मैकेनिज्म का स्टेप है, 1 स्टेप मैकेनिज्म हो जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। बाकी SN2 की जो जो बातें होती हैं वो सब यहां पर फॉलो होंगी।
जो भी हम लोगों ने SN2 के बारे में बात करी थी, एक स्टेप मैकेनिज्म हो जाती है, फिर दरअसल में अगर एक स्टेप मैकेनिज्म है तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो होती हैं वो फॉलो होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथिल मेथिल ईथर। यानी इन शॉर्ट जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी है वो रिएक्शन एथिल मेथिल ईथर बनाने के लिए काम के क्यों नहीं है। तो एथिल मेथिल ईथर का फॉर्मूला क्या चलेगा, ये हो गया एथिल मेथिल ईथर जोड़ने के लिए बीच में ओ लगा दिया। तो एथिल मेथिल ईथर बनाने के लिए पिछला वाला मेथड काम का क्यों नहीं है। तो उसका जो रीजन है वो कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन दरअसल में तब सबसे बेस्ट यूज की तरह, तब सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे लिए होता है अगर हम सिमेट्रिकल डाई एल्किल ईथर बना रहे हैं। सिमेट्रिकल डाई एल्किल ईथर का मतलब है दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो, ताकि इससे बिना किसी मतलब इन्हें बड़े आराम से बनाया जा सकता है किसी प्राइमरी अल्कोहल की हेल्प से, किसी सिंगल प्राइमरी अल्कोहल की हेल्प से। जैसे अगर आपने मान लो यहां पर मेथिल अल्कोहल लिया, मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करी कम हीट के प्रेजेंस में, तो लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में अगर आपको H2SO4 से रिएक्शन करते देखो तो समझ आना ये ईथर बनाएगा। और ईथर बनाने का बिना मैकेनिज्म के जो स्टेप है ना बड़ा सिंपल है, आप अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आमने सामने लिख दो, वाटर इसमें से निकाल दो, तो ये मेथिल ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हमें सिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है प्रोडक्ट बनाने की। लेकिन अगर आपको जरा सोचो मेथिल एथिल ईथर बनाना है, तो मेथिल एथिल ईथर बनाने के लिए आपको एक मेथिल अल्कोहल चाहिए होगा, साथ में एक एथिल अल्कोहल चाहिए होगा। तो ये कह रहे हैं कि मेथिल एथिल ईथर लेने पर ये प्रोडक्ट मेथिल ईथर बनाने के लिए आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप मेथिल अल्कोहल ले लो और एथिल अल्कोहल ले लो और दोनों की रिएक्शंस इसको बना दो। अच्छा एक मिनट रुक जाना, जल्दबाजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपने मिस कर दिया हो कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ईथर बनाने की वो क्या है। ईथर बनाने की शॉर्ट ट्रिक है जिस अल्कोहल को आप H2SO4 से ट्रीट कर रहे हो उस अल्कोहल की दो यूनिट आमने सामने लिखो OH OH से, वाटर निकाल दो, बाकी बची दोनों चीजें आपस में जोड़ दो, बस वो ईथर बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मेथिल एथिल ईथर बनाना है, एथिल मेथिल ईथर बनाना है, तो एक मेथिल अल्कोहल ले लो, दूसरा एथिल अल्कोहल, फिर से वाटर निकाल के ये बना दो। तो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हम इसे प्रेफर नहीं करेंगे। मेथिल एथिल ईथर एथिल मेथिल ईथर बनाने के लिए हम ये मेथड प्रेफर नहीं करेंगे। अब सवाल ऐसा क्यों है, तो यहां पर दरअसल में पहला ऑप्शन, पहला बात तो ये बताई गई है कि इस मेथड से हम सिमेट्रिकल ईथर बनाना ही प्रेफर करते हैं। एसिमेट्रिकल ईथर बनाना क्यों नहीं प्रेफर करेंगे, तो समस्या ये है एसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए तुम्हें ये तो समझ में आ गया है कि अगर मुझे एथिल मेथिल ईथर बनाना है तो मुझे एक बीकर में एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे। मान लो वो मैं रेड कलर से ले रहा हूं, और ऐसे ही मुझे मेथिल अल्कोहल के भी मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। तो इसी बीकर में मेथिल अल्कोहल भी पड़ा है और इसी बीकर में एथिल अल्कोहल C2H5OH भी पड़ा है। अब जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको तो ये पता है कि हम ये बनाना चाहते हैं एथिल मेथिल ईथर, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ी पता है कि ये एथिल मेथिल ईथर बनाने के लिए आप डाल रहे हो। भाई ये तो आपस में मतलब अगलम बगलम टकराते रहेंगे, हो सकता है मेथिल वाला मेथिल से टकरा जाए, और मेथिल वाला मेथिल से अगर टकरा गया तो वो ये सिमेट्रिकल ईथर बना देगा। हो सकता है मेथिल वाला एथिल से टकरा जाए तो ये भी बन जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है एथिल एथिल आपस में टकरा जाए। टकराने का मतलब है एथिल एथिल आपस में रिएक्शन कर ले। भाई आप ये बनाना चाह रहे थे ना, उन्हें थोड़ी पता कि तुम ये बनाना चाह रहे हो। उन्हें पता होता कि हम मालिक ये बनाना चाह रहे हैं तो वो शायद आपस में ऐसे रिएक्शन करते, बट वो तो रैंडमली नेचुरल कोर्स से रिएक्शन करेंगे, और जब वो नेचुरल कोर्स से रिएक्शन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मेथिल मेथिल आपस में रिएक्शन कर लें, मेथिल एथिल आपस में रिएक्शन कर लें, और एथिल एथिल आपस में रिएक्शन कर लें, तो आपको एक ईथर मिलने की बजाय 3 ईथर मिल जाएंगे मेरे बच्चे। डाई मेथिल ईथर भी मिलेगा, डाई एथिल ईथर भी मिलेगा, और एथिल मेथिल ईथर भी मिलेगा। मिक्सचर ऑफ ईथर मिल जाएंगे,
और इन मिक्सचर ऑफ ईथर की वजह से इसका जो अमाउंट बनेगा वो बहुत कम बनेगा, और इस मिक्सचर को सेपरेट करने में भी अच्छी खासी समस्या आने वाली है। इसीलिए कभी भी हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके दरअसल में इस तरह का ईथर जिसमें एसिमेट्रिकल एल्किल ग्रुप लगे हैं या डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगे हैं वो बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आगे यहां पर लिख भी दी है कि अगर दो डिफरेंट अल्कोहल लोगे तो देयर इज नो वे टू कंट्रोल विच OH गेट्स प्रोटोनेटेड। आप ये कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे कौन सा अल्कोहल का OH H+ से रिएक्शन करेगा और कौन सा OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आपको याद है ना, कुछ ऐसा हो रहा था कि यार एक अल्कोहल का O न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था और एक अल्कोहल का O H+ गेन करके ये ऑक्सोनियम आयन बनाता था, तब ये इसके ऊपर अटैक करता था, एल्किल ग्रुप के ऊपर ये अटैक करता था। मैं कलर चेंज कर लेता तो आगे शायद आपको थोड़ा ब्राइट दिखे। ये तो यहां पर आपके लिए पॉसिबल नहीं ना, दो अलग अलग अल्कोहल अगर लोगे तो कैसे डिसाइड करोगे कौन H+ गेन करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बन सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हर तरह के ईथर ऑब्टेन हो जाएंगे, और मिक्सचर ऑब्टेन होगा तो जाहिर सी बात है आप वो मेथड यूटिलाइज करना इतना प्रेफर नहीं करोगे। बनानी एक चीज थी, बन जाएंगी 3 चीज, अब एक और झमेला, उन्हें सेपरेट भी करो। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, बन तो जाएगा ही, हम बनाना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही कुछ हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन जब पढ़ी थी क्लास 11 में तब भी पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही अब आगे जब एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर पढ़ोगे तब आएगा एक एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पर भी क्रॉस एल्डोल होता है, वहां पर भी सेम इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडिया है कि ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और ऐसी ही चीजें वहां पर भी आएंगी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एल्कोहल कह रहा हूं, ईथर बनाने का एक और हमारे पास मेथड है, विलियमसन मेथड। अभी एक मेथड हमने पढ़ा था, एल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ईथर बना सकते हो लो टेम्परेचर जोन, लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करके। और कैसे, ट्रिक क्या है उसकी, अगर आप एल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हो एक ही स्टेप में, अगर मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछी गई तो जो भी एल्कोहल दिया है इसकी 2 यूनिट्स एक दूसरे के सामने लिख दो। H2SO4 से जब ये रिएक्शन करेगा लो टेम्परेचर पर तो वाटर निकाल दो, आप H2O निकाल दो, तो जो स्ट्रक्चर्स बच गए हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये सिमेट्रिकल ईथर बना लेंगे। ये ट्रिक है, ये बहुत काम आएगी आपके। पूरा मैकेनिज्म अगर पकड़ में आ गया तो अच्छी बात है, पकड़ना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म के ऊपर ही क्रूशियल क्वेश्चन बनेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विलियमसन मेथड में क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो हमेशा आते ही हैं, गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो विलियमसन सिंथेसिस में दरअसल में हमारे पास एक सोडियम एल्कोक्साइड आयन होता है, इसे हम बोलते हैं सोडियम, ये सोडियम है और ये एल्कोक्साइड है। अगर यहां पर मेथिल ग्रुप लगा होता तो मेथोक्साइड, एथिल ग्रुप लगा होता तो एथोक्साइड। इस तरह के ग्रुप को RO- को बुलाया जाता है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड ग्रुप। अब सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप रिएक्शन करता है एक एल्किल हैलाइड से। हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले तो बात, विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, एक एल्किल हैलाइड जो आप खुद डिसाइड करोगे ईथर बनाने के लिए, एक सोडियम एल्कोक्साइड जो आप ही डिसाइड करोगे ईथर बनाने के लिए। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये जो हमारा हेलोजन है एल्किल हैलाइड में, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और O के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बड़े आराम से ये दोनों, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और जब केमिकल रिएक्शन में दो स्पीशीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड केमिकल रिएक्शन में शो करने के लिए हम एक एरो बनाएंगे। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उससे एरो स्टार्ट करेंगे, कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो कार्बन पर एरो का हेड बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये O अब Na से अपना बॉन्ड तोड़ रहा है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड जोड़ रहा है। लेकिन जब ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड जोड़ेगा ये ऑक्सीजन, तो इस कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन इस क्लोरीन के साथ बड़े आराम से बॉन्ड तोड़ सकता है क्योंकि क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड से एरो बनता है तो मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम को मिल जाएंगे। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस क्लोरीन का, दोनों इलेक्ट्रॉन आप दे दोगे मेरे बच्चे इस क्लोरीन को, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये O इस कार्बन पर अटैक अगर कर गया है
तो ये एल्कोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन से ये पूरा CH2R ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये पूरे एल्कोक्सी से CH2R ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा ईथर बन गया, और साथ में ये Cl- बाहर निकल जाएगा और इस Na के साथ जुड़कर NaCl बना लेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड में ये पूरी रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट क्या होगा? एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पढ़ा है, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके सीधे ईथर बना देगा। अब यहां पर ईथर बनाने में बच्चे अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, लेट मी टेल यू। क्योंकि हमें ना हैबिट पड़ी होती है लेफ्ट टू राइट लिखने की, तो कई बार मैंने बच्चों को गलती करते देखा है, जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें ये तो याद आता है कि सर ने बताया था ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बट वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाते हैं क्योंकि उन्हें लेफ्ट टू राइट लिखने की हैबिट है। तो RCH2 लिखा, अब इस O को अटैक यहां पे करवाना है, और ये लेफ्ट टू राइट में R पहले लिखा है, CH2 बाद में, तो बच्चे जल्दबाजी में ऐसे जोड़ देते हैं। तो अगर तो ऐसे बच्चों की कैटेगरी में हो तो एक गलती सुधार लो, क्योंकि कभी कभी आपको ना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आंसर नहीं देना होता, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। दरअसल में लेफ्ट टू राइट लिखने की भले चाहे हमारी हैबिट है, बट यहां पे लेफ्ट टू राइट नहीं लिखोगे, यहां पर आप खुद ही बता रहे हो कि ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ने वाला है, तो इस ऑक्सीजन को आप CH2 के कार्बन से जोड़ोगे। अब CH2 का कार्बन अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो वो बाद में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये एटम आपस में जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर कोई रूल वैलिड, मतलब ऐसा कोई रूल एस्टैब्लिश नहीं होता कि यार पहले लेफ्ट में जो चीज लिखी है वही लेफ्ट में लिखो और बाद में राइट वाली चीज लिखो। नहीं, आप इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। तो आपको याद रखना है, जो चीज जहां जुड़ने वाली है उसे वही जोड़ो। इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ने वाला है, तो इस ऑक्सीजन से इस कार्बन को ही जोड़ो। लेफ्ट टू राइट लिखने के चक्कर में ये गलती मत करो। और क्योंकि Cl का बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पे Cl गायब हो जाएगा, तो इस कार्बन से जो Cl जुड़ा था वो गायब हो गया, वो Na ने आपस में जोड़ लिया है। तो ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, मैंने आपको बता दी, इस गलती को सुधार लेना बड़े काम की है। अब फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ईथर बन गया, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमने लिया है मेरे बच्चे सोडियम एथिल ग्रुप लगाए, तो एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं एथिल ब्रोमाइड से, तो इधर भी एथिल ग्रुप है, इधर भी एथिल ग्रुप है, हमें एक सिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा। ये O इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा, Br के इलेक्ट्रॉन मतलब Br लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, तो ये एल्कोक्सी ग्रुप इस कार्बन और मेथिल से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन गया डाई एथिल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर बन गया। इस रिएक्शन की सबसे अच्छी बात है, इससे सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो और एसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, क्योंकि दो अलग अलग रिएक्टेंट आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। इससे पिछले वाले में अल्कोहल ही रिएक्शन कर रहा था बिना आपकी मर्जी के, पर यहां पर दो अलग अलग चीजें आप लेने वाले हो, तो अपनी मर्जी से इसे अलग चूज कर सकते हो, इसे अलग चूज कर सकते हो। यहां पर हमने एल्किल हैलाइड, दोनों एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड दोनों सिमेट्रिकल ले लिए ताकि सिमेट्रिकल ईथर बन जाए। एसिमेट्रिकल लोगे तो एसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। जैसे आपने मानो, अच्छा वहां पे साथ में NaBr भी निकलेगा, आपने मानो यहां पर मेथॉक्साइड ले लिया, ये है मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। अब सोडियम मेथॉक्साइड की रिएक्शन अगर हमने करा दी CH3CH2I से, तो यहां पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2I से अगर कराई तो ये एथिल ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है। ऑक्सीजन आयोडीन से जुड़े कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आयोडीन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस CH3 के O से ये CH2CH3 जुड़ जाएगा, तो ये CH2CH3 जुड़ गया, ये हो गया एथिल मेथिल ईथर, और ये एसिमेट्रिकल ईथर है। और ये बड़े आराम से बन सकता है, ये इसलिए बड़े आराम से बन सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पर आपको पूरी फ्रीडम है कि एल्किल हैलाइड अपनी मर्जी से आप चूज करो और जो एल्कोक्साइड लेने वाले हो वो अपनी मर्जी से यूज करो। तो क्योंकि यहां पर दोनों अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, तो आप प्रोडक्ट सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो और सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाला आइडिया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। साथ में क्या क्या और बन जाएगा, साथ में यहाँ पे प्लस में जो हमारा Na और I है ये भी निकल जाएगा। ठीक है, हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप इसे मिस भी कर जाते हो तो कई बार टीचर इसके मार्क्स नहीं काटते, बट याद तो रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स है मेंशन करने के लिए। देखो इस रिएक्शन में ना ये जो हमारा एल्कोक्साइड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और जो एल्किल हैलाइड है वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मेंशन करने के लिए कि अगर आप ऐसे ईथर बनाना चाहते हो
जिसमें सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आप इस मेथड का इस्तेमाल तो कर सकते हो, पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो छोटी सी बात बता दूं, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल ग्रुप ईथर में लगे होने का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने ईथर में एक साइड पर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दिया और एक साइड पर नॉर्मल एथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप माना जाएगा। इसे सेकेंडरी इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें ईथर के ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन खुद 2 डिग्री कार्बन है। ये हमें कैसे पता कि ये 2 डिग्री कार्बन है? तो बेसिकली में ये 2 डिग्री कार्बन इसलिए है क्योंकि ये कार्बन जो ईथर में ऑक्सीजन से जुड़ा है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है या 2 कार्बन से जुड़ा है। तो एक कार्बन अगर 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री हम लोग बोल देते हैं। तो ये 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है ईथर के अंदर। ऐसे ही ईथर में आपको 3 डिग्री एल्किल ग्रुप वाला कार्बन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा मिल जाए, जैसे ये कार्बन 3 डिग्री है, तो अगर ईथर के ऑक्सीजन से 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन की पहचान है कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो 3 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा है तो इसे बोलोगे 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। तो दरअसल में पॉइंट ये है कि हम अभी जो विलियमसन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इस्तेमाल करके आप ऐसे भी ईथर बना सकते हो जिसमें सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं ईथर से। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेंशन करने के लिए कि क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, जो एल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वो एल्कोक्साइड क्योंकि SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म करने वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म तभी परफॉर्म कर सकता है जब सबस्ट्रेट यानी जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी हो। तो SN2 अटैक जो एल्कोक्साइड करने वाला है वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप के ऊपर करने वाला है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड के ऊपर। तो अगर कभी भी हम लोग ऐसा ईथर बनाना चाहते हैं जिसमें सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल ग्रुप लगा है, तो आपको बेटर रिजल्ट तभी मिलेंगे जब एल्किल हैलाइड प्राइमरी लोगे। यानी कहने का मतलब है जैसे अगर आप ये ईथर बनाना चाहते हो, ये ईथर बनाना चाहते हो विलियमसन मेथड से, तो इस ईथर को बनाने के लिए जो प्राइमरी ग्रुप है ये आपका हैलाइड में होना चाहिए और ये जो बाकी पूरा ग्रुप है ये आपका एल्कोक्साइड होना चाहिए। सेकेंडरी ग्रुप या टर्शियरी ग्रुप आप एल्कोक्साइड में लो ताकि ये ऑक्सीजन बड़े आराम से इस पर अटैक करके इसको बाहर निकाल सके। क्यों आप इसे इसमें हैलाइड क्यों नहीं जोड़ सकते? आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट, आप ऐसा एल्किल हैलाइड क्यों नहीं ले सकते CH3 CH3 CHI? क्योंकि अगर ये एल्किल हैलाइड लोगे तो रिएक्शन इतने बेटर रिजल्ट नहीं देगी, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगा। तो ये बात याद रखना कि अगर आप सेकेंडरी एल्किल ग्रुप विलियमसन मेथड की हेल्प से ईथर में इन्वॉल्व करने वाले हो तो एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी ग्रुप आप न्यूक्लियोफाइल को दे सकते हो, एल्कोक्साइड में दे सकते हो। जैसे यहां पर हमने नोटिस करो, हमने यहां पर ले लिया है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो यहां पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप की रिएक्शन अगर हम करते हैं मेरे बच्चे CH3Br से, तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड में इस कार्बन पर जिससे ब्रोमीन जुड़ा है ये कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ा है, और अगर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ा है, कोई बड़े बड़े ग्रुप नहीं जुड़े हैं, तो ये ऑक्सीजन बड़े आराम से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि इस कार्बन पर दरअसल में Br से जुड़े होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बड़े आराम से Br बाहर निकल जाएगा और ये जो क्या हो गया, एक मिनट, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा CH3Br के ऊपर, Br बाहर निकल जाएगा मेरे बच्चे और प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से CH3 होल मतलब CH3 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 C इस O के साथ जुड़ेगा CH3, तो इसने इसके ऊपर अटैक करा। लेकिन अगर इसका उल्टा करने की कोशिश करोगे, आप इस CH3 को O दे दोगे और इस पर ब्रोमाइड लगा दोगे तो रिएक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहां पर एलिमिनेशन होने लगेगा, ठीक है। अगर आपने सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लिया और ये रिएक्शन कराने की कोशिश करी तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने लगेगी सब्स्टिट्यूशन की बजाय। टर्शियरी एल्किल हैलाइड में मतलब आपको एल्कीन ही ओनली रिएक्शन के तौर पर मिलेगी। मतलब क्या रिएक्शन होगी, जैसे अगर आपने ये रिएक्शन कराई कि एल्किल हैलाइड, अब की बार देखो कैसे ले लिया आपने टर्शियरी, अभी हम लोगों ने एल्किल हैलाइड जो लिया था वो प्राइमरी था, अब की बार हमारे पास टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन
अगर हमने मेथॉक्साइड से करी, यानी हमने एल्कोक्साइड प्राइमरी ले लिया, तो अब इस Br के अगल बगल बहुत सारे बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो इस O का इस कार्बन पर अटैक करना मुश्किल है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, और अगर हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और Br को बाहर निकालेगा तो एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और इस कार्बन से Br, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, साथ में NaBr और अल्कोहल मिल जाएगा, तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगी। याद रखना विलियमसन मेथड में अगर कभी भी हम लोग एल्किल हैलाइड टर्शरी ले लेंगे, ईथर को टर्शरी बनाने के लिए, मतलब ईथर में टर्शरी ग्रुप लगाने के लिए एल्किल हैलाइड अगर ईथर ले लिया, एल्किल हैलाइड अगर टर्शरी ले लिया, तो ये रिएक्शन ईथर बनाने के बजाय एल्कीन बनाने लगेगी। ऐसा क्यों है देख सकते हो फटाफट। जैसे मानो ये हमारे पास टर्शरी एल्किल हैलाइड है, टर्शरी एल्किल हैलाइड का ये हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन इसमें सिर्फ एटम हम शो कर रहे हैं। अगर इसका एक्चुअल में एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरे बच्चे। इसमें ये कार्बन है, ये ब्रोमीन, ये एटम है। इसे बोलते हैं दरअसल में बॉल एंड स्टिक मॉडल। इस तरह का मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह का मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये काफी सही होते हैं रिएक्शंस को समझने के लिए। तो यहां पर ये कार्बन है, ये 3 CH3 ग्रुप, ये वाले CH3 हैं, ये Br है, लेकिन एक्चुअल में जब ये एटम आपस में जुड़ते हैं तो ये ओवरलैपिंग करके जुड़ते हैं, और जब ओवरलैपिंग करके जुड़ते हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं मेरे बच्चे। तो एक्चुअल में जो टर्शरी एल्किल ब्रोमाइड है ना, वो कुछ ऐसा ग्रुप है, और इस ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये ब्रोमीन जुड़ा है, इस ब्रोमीन से ये कार्बन जुड़ा है, तो देखो इस कार्बन के पास ना जगह बहुत कम है। इस ब्रोमीन से जुड़े कार्बन के पास अगर आप नोटिस करो यहां पर, ये इस ब्रोमीन से जुड़े कार्बन के पास पीछे अटैक करने के लिए जगह कम है। इसी पर दरअसल में कौन अटैक करता है, इसी पर आकर अटैक करेगा मेरे बच्चे जो हमारा CH3O- ग्रुप है, उसे इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है, पर इस कार्बन पर अटैक करने की जगह ही नहीं अवेलेबल है। तो जब जगह अवेलेबल नहीं है तो वो आसानी से कहां अटैक कर सकता है, अरे आसानी से बहुत सारे यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये हाइड्रोजन पर अटैक कर जाता है। तो इसीलिए अगर आप टर्शरी एल्किल ग्रुप, टर्शरी एल्किल हैलाइड ले लोगे, तो न्यूक्लियोफाइल दरअसल में ब्रोमीन से जुड़े कार्बन के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करने लग जाएगा। वो इन हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसे इस कार्बन पर, जो कि ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन है, ब्रोमीन से जुड़े कार्बन पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। अभी तो यहां पर लग रहा है कि अच्छा बड़े आराम से यहां पर अटैक कर जाएगा, पर नहीं, एक्चुअल में यहां पर इसके पास जगह नहीं है, तो ये बगल वाले हाइड्रोजन्स के ऊपर अटैक करेगा, और अगर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगी। इसीलिए विलियमसन मेथड में अगर कभी भी, याद रखना, विलियमसन मेथड में अगर तुम्हें कभी भी सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लगाना है प्राइमरी एल्किल ग्रुप के साथ, तो हमेशा जो प्राइमरी ग्रुप है ये सबस्ट्रेट रहेगा, ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड बनाएगा, ये एल्किल हैलाइड से आएगा, दिस विल कम फ्रॉम एल्किल हैलाइड ऑलवेज। और ये जो पूरा ग्रुप है जिसमें सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल ग्रुप लगा है ऑक्सीजन के साथ, ये आएगा मेरे बच्चे न्यूक्लियोफाइल से, एल्कोक्साइड से, ऑलवेज, चाहे 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है विलियमसन मेथड के बारे में, ये याद रखना, अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये अब ये इंफॉर्मेशन वाला फैक्ट है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन मेथड, ठीक है, आपको ये ईथर बनाना है। इस ईथर को विलियमसन मेथड से बनाने के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे? पहला, आप जो एल्कोक्साइड है वो टर्शरी लोगे और उसकी रिएक्शन प्राइमरी एथिल ब्रोमाइड से करोगे, क्योंकि एथिल ग्रुप लगाना है और एल्कोक्सी, ये आपको टर्शरी बुटॉक्साइड ग्रुप लगाना है, तो ये तो होना ही चाहिए। या फिर दूसरा, आप प्राइमरी एल्कोक्साइड ग्रुप लोगे और टर्शरी एल्किल हैलाइड लोगे। इन दोनों में से कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करोगे ये आपको बताना है। जितनी भी आपने अभी तक नॉलेज गेन करी है विलियमसन मेथड के बारे में, उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो मुझे उम्मीद है बड़े आराम से आप क्लिक कर पा रहे हो आइडिया को, कि अगर कभी भी आपको विलियमसन मेथड से जो ईथर बनाना है
उसमें कोई भी टर्शरी एल्किल ग्रुप अगर हम लगा रहे हैं या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं तो ये एल्किल ग्रुप हमेशा आएगा किससे? दिस विल कम्स फ्रॉम एल्कोक्साइड, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो सकता है लेकिन रिएजेंट बल्कि नहीं ले सकते। तो आपका आंसर सही ये होगा। ये बड़े आराम से इस कार्बन में अटैक करके Br को बाहर निकाल दे। पर यहां पर अगर रिएक्शन करने की कोशिश करी तो ये कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा है ये इतना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है। स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब इसके अगल बगल इतने सारे ग्रुप लगे हैं कि इसके पास जब ये अटैक करने आएगा तो जगह ही नहीं अवेलेबल होगी। और ये इसके पास अटैक नहीं करेगा, ये अटैक कहां कर जाएगा? इन हाइड्रोजन्स के ऊपर। और अगर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां एल्कीन बनेगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। तो यहां पर याद रखना विलियमसन मेथड में एल्कीन और मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। और अगर जो हमारा ईथर है इसमें सेकेंडरी या टर्शरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो हमेशा इसे बनाने के लिए प्राइमरी ग्रुप एल्किल हैलाइड का होना चाहिए और जो बल्की ग्रुप है ये आपका एल्कोक्साइड में होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना चाहिए। रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करने के लिए। आप दरअसल में विलियमसन मेथड से फिनॉल को भी कन्वर्ट कर सकते हो ईथर में। ठीक है, जैसे फिनॉल है तो फिनॉल की पहले आपने रिएक्शन कराई NaOH से। अब इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि फिनॉल एसिडिक होता है, NaOH बेस है, तो ये हाइड्रोजन NaOH के OH के साथ वाटर बनाकर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे एल्कोक्साइड होता है ऐसे ये आयन है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है आपके लिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें ना बहुत सारे फॉर्मूले याद करना पसंद नहीं है। और लेट मी टेल यू, अगर आपने ये फॉर्मूले और ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा मतलब मुश्किल करती जाएगी। क्योंकि देखो एक बात समझो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान नहीं हो जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो कहानी वही है कि दरअसल में आप इन सारी चीजों को जब तक अच्छे से समझोगे नहीं कि फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप रिएक्शन भी आगे ट्रिगर नहीं कर पाओगे। रिएक्शन मोस्टली ना ऐसी होती है कि एक पॉजिटिव चीज दूसरी चीज नेगेटिव चीज के ऊपर अटैक करेगी और आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी। लेकिन कौन सी पॉजिटिव चीज है कौन सी नेगेटिव चीज है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड में इस पूरे बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये दरअसल में किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। जब ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव एल्किल के पॉजिटिव पर अटैक करेगा और हेलोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये R इस O से जुड़ जाएगा, Na से X जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपके लिए एक ईथर जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और साथ में बन जाएगा NaX। तो ये हमारा इस तरह से एक बेंजीन रिंग कंटेन करने वाला ईथर भी बन जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट दरअसल में लगा है। तो वैसे तो इसे बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। भाई ये बेंजीन हमारी पैरेंट चेन हो गई, ये मेथॉक्सी ग्रुप हो गया तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नेम भी IUPAC नेम की तरह एक्सेप्टेड है। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। शायद वेस्ट बंगाल या झारखंड में एक जगह है एसेंसोल, वहीं से मतलब ऐसे ही मुझे पता नहीं, एनिसोल सुन के एसेंसोल मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, तो ये एनिसोल एक जगह है, मतलब एनिसोल इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, लेकिन ये कॉमन नेम भी IUPAC नेम की तरह एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन कैसे हो रही है तो याद रखना, साथ ही साथ ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी याद रखना। अब आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है वो है ईथर की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड से करें। HX का मतलब है आप HCl से रिएक्शन करा सकते हो, HBr से रिएक्शन करा सकते हो, HI से रिएक्शन करा सकते हो। मतलब ईथर की रिएक्शन हम दरअसल में किसी HCl, HBr, HI से कराने वाले। रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में अगर बात करें तो ईथर में ऑक्सीजन के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तौर पर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये रिएक्शन अगर HX से करेगा तो H के ऊपर पॉजिटिव है, X के ऊपर नेगेटिव है। तो होगा क्या, जब भी आप ईथर की रिएक्शन HX से कराओगे तो ऑक्सीजन और उससे जुड़े एल्किल ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। इस तरह के जिगजैग एरो का मतलब है ये बॉन्ड हमें तोड़ना है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग। भाई बेसिकली में
अगर मान लो ये हमारा आर ग्रुप है और बीच में ये हमारा कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है, जब ये बॉन्ड तोड़ने की बात करी जा रही है तो होगा क्या, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, अरे यार बहुत सारी रिएक्शन पीछे ही आ गई, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये स्ट्रक्चर पूरा अलग और ये स्ट्रक्चर पूरा अलग हो जाएगा। अब ये दोनों फ्री हैं अलग अलग रिएक्शन करने के लिए, तो अब हम इनकी रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे ही आपने HX से इसकी रिएक्शन कराई तो बस करना याद क्या रखना है, कभी भी ईथर अगर HX से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन अपने एल्किल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड तोड़ देगा। अब ये सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ सकता है, वो राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी। जैसे HX के साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो ये RO, मतलब ये जो R अलग हुआ ये X के साथ जुड़कर RH बना लेगा, और ये जो RO अलग हुआ है ये H के साथ जुड़कर ROH बना लेगा। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक एल्कोहल और एक एल्किल हैलाइड। सिमेट्रिकल ईथर की कहानी ऐसी है। अब ये जो एल्कोहल बना है ये हो सकता है फर्दर HX से रिएक्शन करने बैठ जाए। अगर मान लो ये HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड हमने बहुत ज्यादा ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो एक्सेस में अगर ले रखा है तो ये बना हुआ एल्कोहल HX से रिएक्शन कर सकता है, और एल्कोहल की HX से रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है, ये OH और ये H वाटर बनाकर अलग हो जाएगा, R और X आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपको यहां पर पूरी कंप्लीट रिएक्शन करने पर दो एल्किल हैलाइड मिलते हैं। अब अगर ये सिमेट्रिकल ईथर है तो ये दोनों एल्कलाइड सेम होंगे, अगर ये एसिमेट्रिकल है तो ये अलग अलग आएंगे। जैसे हम अगर मान लो एल्किल एराइल ईथर ले रहे हैं, मतलब एक साइड पर ऑक्सीजन के बगल में एल्किल ग्रुप लगा, एक साइड पर एराइल यानी एरोमेटिक ग्रुप लगा, जैसे कि बेंजीन रिंग। तो एल्किल एराइल ईथर अगर आपने लिए और ये रिएक्शन कराई तो यहां पर भी एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्लीव का मतलब है टूटेगा, पर जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो क्योंकि एराइल और ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है तो यहां पर जो एरिल ग्रुप है उससे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और फिनॉल बन जाएगा, और एल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़कर हैलाइड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ये हमारे पास एक ऐसा ईथर है मेरे बच्चे जिसमें ये एल्किल ग्रुप है और ये एराइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन अगर आपने HX से कराई तो अब आपको पता है या तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, ये नंबर 1 का बॉन्ड टूट सकता है, नंबर 2 का। पॉइंट ये कह रहा है कि दरअसल में ये ऑक्सीजन और बेंजीन का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग है रेजोनेंस की वजह से, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब रेजोनेंस की वजह से अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड यही वाला टूटेगा, एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन का, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, तो इस R को मिल जाएगा X, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, इस पॉजिटिव को उसका नेगेटिव मिल जाएगा, इस नेगेटिव को उसका पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये H मिल जाएगा O को, बन जाएगा फिनॉल, और इस R को मिल जाएगा X, बन जाएगा सोडियम फेनोक्साइड। ये ठीक है, सॉरी ये आपका बन गया फिनॉल, और साथ में यहां पर बन जाएगा R से X जुड़ जाएगा तो RX बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। पॉइंट कहने का मतलब ये है, पॉइंट समझा ये रहा है कि जब भी आप एल्किल और एरिल ग्रुप ईथर में देखो तो हमेशा एल्किल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे HX रिएक्शन में, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर और बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहां पर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो ये मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। देखो एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म है वो हर एक मैकेनिज्म हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर स्टेप 1 मैकेनिज्म में कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक एसिमेट्रिकल ईथर लिया, मैंने एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, अगर ये एसिमेट्रिकल ईथर लिया, एथिल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, फिर मेथिल ग्रुप है, तो जैसे ही आप HX लोगे तो HX में H प्लस है और X माइनस है, HX में हमारे पास H प्लस है और X माइनस है, और ऑक्सीजन में हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये ऐसी चीज से अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, H प्लस के पास। तो अगर आपने HI से रिएक्शन कराई मेरे बच्चे तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है HI के अंदर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अब जैसे ही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा और I को निकालकर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। अब इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन से हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब जैसे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है,
ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करा है बॉन्ड बनाने के लिए, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है यहां पर। साथ में ये जो आयन बना इसका नाम होता है ऑक्सोनियम आयन। साथ में क्या बन जाएगा, साथ में जो I माइनस है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अच्छा, ये I माइनस आगे काम आएगा तो इसलिए इसे याद रखना। तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब ऑक्सोनियम आयन में हमारे पास दो एल्कोहल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, एक ये मेथिल एल्कोहल और ऐसे ही एक ये एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। तो यहां पर दो अल्कोहल मिल रहे हैं, दोनों ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि बहुत स्टेबल है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे लीविंग ग्रुप है। अब सवाल है इनमें से लीव कौन करेगा। तो स्टेप 2 में इन दोनों में से किसको हटाया जाए ये समझाया गया है। तो दरअसल में आयोडाइड आयन ये जो बनकर आया है ये एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन भी पॉजिटिव है, ये कार्बन भी पॉजिटिव है। इनमें से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। अब सवाल है किसके ऊपर अटैक करे, तो यहां पर उसका जवाब मेंशन कहे कि आयोडाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये अटैक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे करेगा ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है इसके अगल बगल जो कार्बन है, जो कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, जिसके अगल बगल बल्कि ग्रुप कम लगे हैं, आयोडाइड उसके ऊपर अटैक करना प्रेफर करेगा। तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है तो आयोडाइड इसके ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। इसके बगल में तो एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, और अगर ये बड़ा सा ग्रुप लगा है तो उसके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडाइड अटैक कहां करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, आयोडीन इससे जुड़ जाएगा, तो अल्कोहल अलग हो जाएगा, और ये पूरा स्टेप जो होगा SN2 मैकेनिज्म से चलेगा। पर ये कहानी है इस ऑक्सोनियम आयन के लिए। और अगर तुम मिक्स ईथर का क्लीवेज करा रहे हो, यानी ये ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद ये मिक्स ईथर से बना है, तो मिक्स ईथर में अगर तुम क्लीवेज करा रहे हो, दो एल्किल ग्रुप अगर लगे हैं, तो अल्कोहल और एल्किल आयोडाइड बनेगा, और ये नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। एल्किल ग्रुप अगर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है तो उसके ऊपर आयोडाइड अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो जो लोअर एल्किल ग्रुप होगा वो एल्किल आयोडाइड बनाएगा, यानी इसके ऊपर आयोडीन अटैक करेगा। लोअर एल्किल ग्रुप का मतलब है जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होगी। इफ आई शो यू, ये जो I माइनस है ये जब हमारे इस ऑक्सोनियम आयन से रिएक्शन करेगा तो ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, इसके ऊपर रिएक्शन होगी। तो आयोडाइड दरअसल में इस ऑक्सीजन के सॉरी इस गलती से ऑक्सीजन के ऊपर बन गया, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये आयोडीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेथिल से जुड़ जाएगा I, तो मेथिल आयोडाइड बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, ये पूरा ग्रुप अलग हो गया, और जैसे ये पूरा ग्रुप अलग हुआ क्या बन गया, CH3CH2OH। ठीक है, अब अगर HI एक्सेस में है तो ये एक्स्ट्रा HI है वो इस अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, अभी हमने देखा था। तो अगर हमारा HI एक्सेस में है तो वो इस अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करेगा, और जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है, ये वाटर बन जाएगा और ये आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चे, CH3CH2I और साथ में वाटर, ये पूरी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। यहां पर पॉइंट एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट मेंशन करने के लिए, कि अगर एल्किल ग्रुप टर्शियरी है तो हैलाइड टर्शियरी हैलाइड पर बनेगा। ठीक है, नोटिस करना, अगर यहां पर हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप था ऑक्सोनियम आयन में, ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाले में प्राइमरी वाले पर आयोडाइड बना और सेकेंडरी वाले पर अल्कोहल बना, लेकिन टर्शियरी में अगर आपने लिया तो टर्शियरी हैलाइड बनेगा। ऐसा क्यों, जैसे मान लो आपने मिक्स ईथर लिया, इसमें ये हमारे पास टर्शियरी एल्किल ग्रुप है, तो जब इसकी आप HI से रिएक्शन करोगे और ऑक्सोनियम आयन बनाओगे तो यहां पर ऑक्सोनियम आयन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें इस कार्बन पर आयोडीन जुड़ जाएगा, और ये जो पूरा ग्रुप है ये अल्कोहल ले जाएगा। प्राइमरी ग्रुप अल्कोहल ले गया और जो टर्शियरी ग्रुप है वो आयोडाइड ले गया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर दरअसल में जब ऑक्सोनियम आयन बनेगा, जब ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा कैसे बना होगा, इसने इस हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करी होगी, तो ये जब ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो ये ऑक्सोनियम आयन मेरे बच्चे इस टर्शियरी कार्बन के
कार्बोकैटायन बनकर ज्यादा स्टेबलाइज होने की वजह से ये वाला बॉन्ड तोड़ लेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अल्कोहल पूरा अलग और ये कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नोटिस करना वैसे क्या होता है, इस स्टेप पर हमारा जो आयोडाइड है वो अटैक करता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, लेकिन अगर एक ग्रुप टर्शियरी है तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी, यहां पर SN1 मैकेनिज्म होने लगेगी। और SN1 मैकेनिज्म में पहले जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है। तो इस रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है तो वो बनेगा और फिर इस पर अब I- क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और एल्किल आयोडाइड बना लेगा। इन शॉर्ट, अगर आप कभी भी सुनते हैं ना, अगर आप कभी भी मिक्स ईथर की रिएक्शन HI से करा रहे हो, अगर आप मिक्स ईथर की रिएक्शन HI से करा रहे हो, तो अगर एल्किल ग्रुप सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी और मान लो ये प्राइमरी है, तो जब ये HO के ऊपर अटैक करके ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, तो क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो I- SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा। और SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए I- प्राइमरी वाले पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा और प्राइमरी एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा, या ब्रोमाइड, या जो भी आप ले रहे हो वो बन जाएगा। क्लोराइड अगर ले रहे हो तो क्लोराइड बन जाएगा। अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी है, पर अगर ये प्राइमरी और टर्शियरी हो गया, तो क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो SN2 मैकेनिज्म की बजाय SN1 मैकेनिज्म होगी। और SN1 मैकेनिज्म होगी तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा और बाद में रिएक्शन कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन बनने के चक्कर में ये जो अल्कोहल है प्राइमरी वाला, ये अलग हो जाएगा। वैसे अभी क्या हो रहा था, प्राइमरी वाले को मिल रहा था आयोडाइड, लेकिन यहां पर प्राइमरी वाले को क्या मिल रहा है, अल्कोहल। ये डिफरेंस नोटिस करने वाली बात है। तो यहां पर याद रखना, इस मैकेनिज्म में विलियमसन मेथड में, सॉरी विलियमसन मेथड कह रहा हूं, जब भी हम लोग ईथर की रिएक्शन HX से करेंगे, उस रिएक्शन में जब भी एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो हमेशा वो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होकर बनेगा ऑक्सोनियम आयन से और रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लगे हैं ऑक्सोनियम में, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो SN2 मैकेनिज्म होगी और जो हमारा I- या जो हमारा आयोडाइड या जो हमारा हैलाइड आयन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एनिसोल होता है वो दरअसल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बड़े आराम से देता है। देखो, एनिसोल में जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, वो ऑर्थो पैराडाक्टिन ग्रुप होता है और ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसे एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि फिनॉल में हो रहा था। जैसे मान लो ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है बेंजीन में, तो ये हमारा एक दरअसल में एरोमेटिक ईथर हो गया, इसमें एल्किल और एराइल ग्रुप लगे हैं और ऑक्सीजन रेजोनेंस कर सकता है। यहां पर ऑक्सीजन जो हमारे ईथर का ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर के साथ बेंजीन में रेजोनेंस कर सकता है और बेंजीन में अगर रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं जैसे हमने फिनॉल में बनाए थे, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को, इस बॉन्ड को देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले एटम पर माइग्रेट कर जाएंगे। देखो, रेजोनेंस पहचानने का तरीका क्या होता है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट है, यानी लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है, तो पक्का वहां रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी रीजन से लो डेंसिटी रीजन की तरफ जाते हैं। अब यहां पर हाई डेंसिटी रीजन होगा लोन पेयर और लो डेंसिटी रीजन है ये पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन सिग्मा की तरफ गए, यहां एक पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले एटम पर माइग्रेट कर जाएंगे। तो हमें एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो ऐसा होगा। अब ऑक्सीजन क्योंकि एक और नया बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, तो फॉर्मल चार्ज आ गया पॉजिटिव। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब एटम पर गए होंगे तो इसके पास एक लोन पेयर आ जाएगा। लेकिन एक ही नेगेटिव चार्ज क्यों आया, एक ही नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इन दोनों एटम के पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट हो गए। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, तो इसके पास आ गया एक नेगेटिव चार्ज पर एक लोन पेयर।
अब देखो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, तो इनके बीच में रेजोनेंस होगा, इनके बीच में रेजोनेंस होगा, तो लोन पेयर जाएगा पाई की तरफ, लोन पेयर जाएगा सिग्मा के साथ एक और बॉन्ड बनाने, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगले वाले एटम पर चले जाएंगे। तो अब ये जो लोन पेयर है ये इस एटम पर आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये पाई रेजोनेंस में है, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर पाई के साथ बॉन्ड बनाए, लोन पेयर सिग्मा के साथ बॉन्ड बनाएगा एक एक्स्ट्रा, तो यहां एक पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एटम पर आ गए, तो यहां पर लोन पेयर आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये पाई अब रेजोनेंस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा के साथ एक और एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर माइग्रेट कर जाएंगे, तो ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिले। अब ये हमारे दरअसल में ऐसे ईथर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिसमें बेंजीन के साथ एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और जब ये ईथर रेजोनेंस कर रहा है तो नोटिस करो अपने इलेक्ट्रॉन या तो वो ईथर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे भेज रहा है या फिर पैरा पे, मेटा पे भेज ही नहीं रहा है भाई, ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो या तो ऑर्थो पे आ रहे हैं या फिर पैरा पे आ रहे हैं, और अगर ऑर्थो या पैरा पर आ रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोफाइल, इस दरअसल में ईथर की रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल से कराओगे जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इसे या तो ऑर्थो पर मिल रहे हैं या पैरा पे, तो या तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक कर जाएगा या फिर ये पैरा पे अटैक कर जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप लगा होता है एरोमेटिक ईथर में वो दरअसल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नया इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, और मेजर इसमें ज्यादातर पैरा होगा क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्शन दूर दूर होने की वजह से कम है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर है तो इनकी वजह से रिपल्शन कम होगा, और किसी मॉलिक्यूल में रिपल्शन जितना ज्यादा कम होता है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पर रिएक्शन देखें तो एल्कोक्सी मतलब ये जो हमारा क्या नाम है एरोमेटिक ईथर, इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएंगे तो हमें जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा वो मिलेगा Br+। अब ये Br+ या तो ऑर्थो पर आएगा या फिर पैरा पर आ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर आपने CH3Cl से रिएक्शन कराई AlCl3 की वजह में फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, यहां पर CH3+ हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, अब CH3+ या तो ऑर्थो पर आ जाएगा या फिर पैरा पर आ जाएगा। आप फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भी कर सकते हो, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में कुछ ऐसा होगा कि अगर हम लोगों ने किसी एल्कोक्सी बेंजीन वाले ईथर की रिएक्शन CH3COCl से करी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा CO+CH3, और ये या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे, तो दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस रिएक्शन को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यही बेंजीन के कार्बन पे अटैच होगा, CO वाला कार्बन, तो या तो ये प्रोडक्ट मिलेगा या फिर हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये दोनों प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना इसे बोलते हैं एसाइल ग्रुप, तो ये है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी रिएक्शन होती है यहां पर, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भी परफॉर्म होता है। HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करोगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनकर आता है मेरे बच्चे वो बनकर आता है NO2+। अब NO2+ या तो ऑर्थो पे आ जाएगा या फिर पैरा पे, तो ऑर्थो पर भी आ सकता है और पैरा पे भी, और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो बीच वाली रिएक्शन है इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक कार्बोकैटायन है, और कभी भी अगर कार्बोकैटायन बन रहा है किसी रिएक्शन में तो उसके रीअरेंज होने के बहुत ज्यादा चांस है, और जहां पर भी रीअरेंजमेंट आएगा वहां पर हमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल सकता है, तो वो भी मैं फटाफट आपको बता देता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दिया नहीं है। जैसे मान लो ये हमने एनिसोल लिया, अब एनिसोल की रिएक्शन मान लो मैंने आपसे कहा आप करा दो प्रोपिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जिन बच्चों ने भी ध्यान दिया उन्हें ये याद रहता है कि यार ये तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन है, बस हमने मतलब ये वाली रिएक्शन है, बस मेथिल क्लोराइड की जगह हम लोगों ने ले लिया है प्रोपिल क्लोराइड। तो जिन्हें पैटर्न पकड़ में आ गया उन्हें समझ में आया होगा ये Cl हमें क्या करना है,
हटा देना है। जैसे ये Cl हटाओगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये कार्बोकेटायन बनाया, इस कार्बोकेटायन को या तो ऑर्थो पे लगा दिया या फिर पैरा पे लगा दिया। तो अगर आपने इस एनेसोल के ऑर्थो या पैरा पर CH2 वाले कार्बन को अटैच कराना शुरू कर दिया, या तो ये बनाया या फिर पैरा वाला प्रोडक्ट अगर बनाया, तो यहां पर हो गई बहुत बड़ी गड़बड़। ये प्रोडक्ट दरअसल में गलत है, ये बनेगा ही नहीं यहां पर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये कार्बोकेटायन अगर बना है तो ये अपने आप को पहले स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब अगर प्लस इधर आ जाए और इन दो में से एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, तो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। इस हाइड्रोजन को अगर इस कार्बन को देंगे तो ये CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से ये बनेगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बीच वाले पर। तो जब ये प्रोडक्ट बनाओगे ऑर्थो और पैरा वाले, तो दरअसल में प्रोडक्ट में ऑर्थो पर ये ग्रुप लगेगा जो कि आइसोप्रोपिल ग्रुप है, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो ये दोनों बनेंगे मेरे बच्चे, आइसोप्रोपिल ग्रुप लगेगा यहां पर। तो ये रीअरेंजमेंट वाला आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, बहुत काम का है। ये बनेंगे, ये दोनों नहीं बनेंगे। अच्छा, रिएक्शन याद कैसे रखनी है? जब भी हमारे पास एल्किल हैलाइड कोई हो, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराओ और साथ में बेंजीन या उसका कोई कंपाउंड है, तो इस Cl को AlCl3 के साथ हटा दो, तो जो भी बचा हुआ कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अगर ये कार्बोकेटायन फर्दर रीअरेंज नहीं हो सकता तो यही अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। पर अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं तो पहले वो रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर फर्दर प्रोडक्ट बनाएगा। हां, लेकिन अगर हम लोग फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करें, तो ये जो हमारे क्या नाम है, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कभी भी रीअरेंज नहीं होता, तो ये हमेशा इसी कार्बन से अटैक करेगा। तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो रीअरेंज होकर ही रिएक्शन करेगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये सारी रिएक्शंस आप लोगों को पकड़ में आ गई हैं। आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे, लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा, एक बार 10 मिनट के अंदर सारी चीजें रिकॉल करना। आप अगर आप फॉर्मुला नोटबुक बनाते हुए चल रहे हो, रिएक्शन नोटबुक बनाते हुए चल रहे हो, तो ये जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी थी उन्हें उस जगह पर कंपाइल करना। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़े थे विलियमसन मेथड के बारे में, ईथर की HX से रिएक्शन के बारे में, कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के बारे में, ये बात वहां पर विथ एग्जांपल लिखकर ही आगे बढ़ना। 10 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाएगा और आप नोटिस करना, तब आप जाकर इफेक्टिव लर्निंग कर रहे होगे। तो आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई हैं। तो एप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे कि वीडियो आ रहे हैं लगातार। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।